हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट फोर्थ ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें हम बात कर रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम देख लेंगे कि रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद कौन सी चेंजेस यहाँ पे लाई गई थी एंड क्यों उन तब्दीलियों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा है कि ये जो रिवोल्ट था डेट वाज फेल्ड, रिवोल्ट फेल हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चेंजेस, ठीक है, इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। ठीक है, तो इसके आफ्टर द एंड ऑफ दिस रिवोल्ट एक एक्ट पास किया गया था जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट, गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी एक्ट के तहत ये कहा गया है कि द कंपनी रूल केम टू एन एंड, अब कंपनी यहाँ पे रूल नहीं कर लेगी। ठीक है, तो कंपनी का रूल जो स्टार्ट हुआ था 1757 से अप टू 1857 वो अब एंड किया गया था। डैट मीन्स कि अब यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट कंट्रोल करने लगा। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत ये कहा गया है कि पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम रिप्लेस कर लेंगे या चेंज कर लेंगे इनटू द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, द पोस्ट वाज आल्सो चेंज्ड। और जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था डेट वाज लॉर्ड कैनिंग। डेट वाज, क्वेश्चन आ सकता है कि रिवोल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल को चेंज किया गया एज ए वाइसरॉय, तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी द लॉर्ड कैनिंग। बेसिकली हुआ क्या था, रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद क्वीन आई थी कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, और उसने यहाँ पे ऑर्डर निकाला है जिसको हम कहते हैं क्वीन्स प्रोक्लेमेशन, क्वीन्स प्रोक्लेमेशन। और उसी प्रोक्लेमेशन ने में क्वीन ने ये सभी चीज़ें अनाउंस की थी। और उसका ये ऑर्डर किसने पढ़ा था उस टाइम? किसने पढ़ा था? किसी को मालूम है? बोलो, है किसी को मालूम? तो वो पढ़ा था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे? इलाहाबाद में। कब? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1858। ठीक है, और ये सभी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई थी कि कंपनी का रूल यहाँ पे अब एंड हुआ है। नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट विल डायरेक्टली रूल इन इंडिया एंड द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज आल्सो चेंज्ड। ये सभी चीज़ें किस में लिखी हुई थी? जो ये क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, क्वीन का आर्डर था। इसके बाद क्या हुआ कि अब ये जो वाइस रॉय एक हायर पोस्ट बनाया गया है यहाँ इंडिया पे, ही वाज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, जिसका नाम था सेक्रेटरी। एक पर्सन था जो इसको हेल्प कर रहा था इन एडमिनिस्ट्रिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में वो इसकी हेल्प कर रहा था। बेसिकली हुआ ये था कि ब्रिटिश क्वीन ने अब ये कहा कि अब हमें डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया पे लेना है, तो हमने एक पर्सन यहाँ पे ऐड किया, वॉइस राय। लेकिन हमें एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए वॉइस राय के साथ, इसलिए उन्होंने बीच में से एक नफर, एक पोस्ट क्रिएट किया है जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ये पोस्ट उन्होंने बनाया है किस लिए? कि डेट विल एक्ट ए लिंक बिटवीन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द वाइसराय। ठीक है, तो बेसिकली ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था क्या? इट वाज ए न्यू पोस्ट, एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन ये रहता था कहाँ पे? लंदन में। लंदन से कांटेक्ट कर रहा था किसके साथ? वाइसराय के साथ। ठीक है, और फिर वो अपने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो क्वीन तक पहुंचा रहा था। ठीक है, ही विल सर्व ए लिंक बिटवीन वाइसराय ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो मैंने पहले ही कहा कि इसका मकसद था कि कनेक्टिविटी, वाइसराय की बात क्वीन तक पहुंचाना और क्वीन की बात वाइसराय तक पहुंचाना। लेकिन देयर आफ्टर हुआ क्या कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था दे बिकेम करप्ट। उन्होंने लिंक की किसके साथ? वाइसराय के साथ। और फिर सच्ची जो बातें थी वो क्वीन के पास नहीं पहुंचती थी। ठीक है, किस लिए ये पोस्ट क्रिएट किया गया था? कीप इन्फॉर्मड क्वीन अबाउट द डूइंग्स ऑफ वाइसराय।
लेकिन उसका उल्टा फिर हुआ, ठीक है, जब वो करप्ट बना, ठीक है, और देयर बिकेम ए गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन वायसराय एंड सेक्रेटरी, वो जो दोनों जो कर रहे थे आपस में बांट रहे थे, ठीक है, तो क्वीन तक सभी बातें नहीं पहुंच पाती थी, ठीक है। एंड एसएसबी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? डेट वाज द लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली क्या था? फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट था, जो वहां पे आप बंदा रहता था, ही वाज आल्सो असिस्टेड, उसको उसके काम में हेल्प कर रहे थे ए ग्रुप ऑफ 15 मेंबर्स। एक ग्रुप था जिसमें 15 पीपल्स थे, ठीक है, जिनको हम सेक्रेटरीज काउंसिल के नाम से जानते थे। डैट मीन्स के वन वाज सेक्रेटरी एंड अदर वायर 15, वो इसके मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये एक सिस्टम बनाया गया था आफ्टर द रिवोल्ट, ठीक है, किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। देयर आफ्टर हुआ क्या? अब यही एक तो सेक्रेटरी और उसके बाद उसके 15 मेंबर्स जहां पे रहते थे, ठीक है, उस प्लेस को नाम दिया है इंडिया हाउस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन ये इंडिया हाउस लोकेटेड कहां पे था? डेट वाज लोकेटेड एट लंदन में ये लोकेटेड था। दियर सैलरी वाज ड्रॉन फ्रॉम इंडिया, लेकिन जो इनकी सैलरी थी वो कहां से आ रही थी? इंडिया से। ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको सैलरी नहीं प्रोवाइड करता था, ठीक है, लेकिन उनकी सैलरी कहां से आती थी? इंडिया से। इसलिए दादा भाई नेहरूजी ने कहा कि एक थोड़ी दी ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि इंडिया की पैसे यहाँ से उठाकर जो लोग कहाँ पे एस्टेब्लिश है, लंदन में इंडिया हाउस में, उनको सैलरी दी जाती है इंडिया के पैसों से, ठीक है। और इसने ये अपने एक फेमस बुक में लिखा, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसने अब कहा कि अगर हमें क्या करना है, हिंदुस्तान की गरीबी हटानी है, तो हमें पहले यहाँ पे काम करना है कि ये जो अंग्रेज लोग बैठे हुए यहाँ पे उनको भगाना है यहाँ से, ठीक है। दादा भाई नेहरू को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो दादा भाई नेहरू है, ही रिमेनेड मोस्ट टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, 3 टाइम्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार क्या दादा भाई नेहरू ही प्रेसिडेंट रहा है कांग्रेस का, ठीक है। देयर आफ्टर इसी एक्ट में ये भी कहा गया है कि अब हम डक्टोरिन ऑफ लैप्स को क्या करेंगे? डक्टोरिन ऑफ लैप्स को हम क्या करेंगे? इसको हम कॉल्ड ऑफ करेंगे। डैट मीन्स के अब हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। जो डक्टोरिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट दे डिड, राइट टू अडॉप्ट सन्स एज लीगल हेयर वाज एक्सेप्टेड। अब उन्होंने ये भी माना है कि अगर सपोज कोई प्रिंसली स्टेट है, उसका रूलर है कोई, अगर उसको अपना बच्चा नहीं है, ठीक है, और उसका जो अडॉप्टेड सन है वो भी फुल रूलर बन सकता है, ये चीज़ भी उन्होंने इसी एक्ट में कहा है। को देयर वायर सम चेंजेस जो इंट्रोड्यूस हुई कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। देयर आफ्टर व्हाट दे डिसाइडेड, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब उन्होंने कहा कि अब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ कहने वाली बातें थी, ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि अब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, अब हमारे सामने इंडिया का चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, या हिंदू हो, या जैन हो, कोई भी हो, वो इक्वल है हमारे सामने, ठीक है। लेकिन ये सभी बातें कहने के लिए बातें थी, ठीक है, लेकिन बेसिकली वो क्या करते थे वो हम सबको पता है। इक्वालिटी एंड प्रोटेक्शन अंडर लॉ वाज गिवन टू ऑल इंडियंस, सिर्फ लिखने की बातें थी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रेस। और उन्होंने क्या कहा अब कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें लेना हो, सर्विस के लिए लेना हो, तो दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, ठीक है। हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, अब इक्वली हर किसी को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इट आल्सो प्रोमिस्ड, उन्होंने फिर क्या कहा, डैट ओल्ड इंडियन राइट्स कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस वुड बी गिवन ड्यू रिगार्ड वाइल फ्रेमिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द लॉ। और उन्होंने क्या कहा कि अब हम इंडिया के जो भी ओल्ड ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, अब हम उन पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम हुआ था कि जब हमने यहाँ पे इंटरफेयर किया भी, सती को ख़त्म किया, विडो रिमैरेज एक्ट, चाइल्ड मैरिज, ऐसी चीज़ें जो उन्होंने इंटरफेयर किया था, इसी की वजह से ये रिवोल्ट भी हुआ था, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है, वी कांट, अब हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, वी विल रेस्पेक्ट द कस्टम्स ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी ये वही बातें थी।
ठीक है। देयर आफ्टर उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट, द इंडियन, हियर इज इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861, इसमें यह कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हर कोई इक्वल है, चाहे वो हिंदू हो, ठीक है, मुस्लिम हो, सिख हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हर कोई सेम है हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आर्मी में भी रिफॉर्म्स किए थे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो रिवोल्ट था दैट वाज स्टार्टेड बाय सिपाहीज, और उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज, कुछ मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स डिक्रीज्ड, अब इससे आगे जो भी रिक्रूटमेंट होती थी उसमें से इंडिया के लोगों को कम लिया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये लोग अब भी ज़्यादा हुए तो फिर ये कभी भी रिवोल्ट फिर से कर सकते हैं, और यूरोपियन इंक्रीज्ड, और फिर यूरोप के लोग ज़्यादा ज़्यादा आर्मी में ज्वाइन किए गए थे, ठीक है। इन स्टेट ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, बेसिकली रिवोल्ट से पहले होता क्या था कि मैक्सिमम जो आर्मी में रिक्रूटमेंट की जाती थी वो की जाती थी अवध से, बिहार से, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया से। अवध ज्यूरिंग द रिवोल्ट 75% जो आर्मी थी वो इसी अवध स्टेट से थी, लेकिन जब उन्होंने रिवोल्ट किया उसके बाद मैक्सिमम जो सोल्जर्स थे उनको कहाँ से रिक्रूट किया गया था? फ्रॉम द गुरखा, सिख्स एंड पठानज। अब कंपनी ने, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब हम मेजर रिक्रूटमेंट कर लेंगे गुरखा से, सिख लोगों से एंड पठान लोगों से, ठीक है। और इसके बाद हुआ क्या कि रिवोल्ट के बाद अंग्रेज लोगों को ये लगा कि बेसिकली ये रिवोल्ट जो उठाया था डेट वाज मुस्लिम्स, मुसलमानों ने ये रिवोल्ट उठाया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि हॉस्टिलिटी, ब्रिटिश लोगों ने मुसलमानों पर नज़र रखना शुरू किया, नफरत पैदा हुई किनके माइंडों में? अंग्रेज लोगों के माइंडों में रिगार्डिंग द मुस्लिम्स, क्योंकि वो कह रहे थे, उनका भरोसा ये था, वो ये कह रहे थे कि यही मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया था, क्योंकि जो फर्स्ट लीडर था वो कौन था? बहादुर शाह जफर, वो भी तो मुस्लिम था, ठीक है। और बाकी लोग भी इसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो इसलिए मुसलमान जो थे वो अब पॉइंट बना इस रिवोल्ट में, और ब्रिटिश लोगों ने अब उनकी तरफ जो भी बहुत सख्ती से पेश वो आने लगे, ठीक है। द ब्रिटिश बिलीव डेट मुस्लिम्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेबेलियन, अंग्रेज लोगों को ये लग रहा था कि ब्रिटिश, क्या लग रहा था उनको कि मुस्लिम्स रेस्पॉन्सिबल है किस, इस रिवोल्ट के लिए। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स वाज कन्फिस्केटेड एंड वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, उसके बाद जो भी लैंड थी, एक्स्ट्रा लैंड होती थी मुसलमानों के पास, ठीक है, उनको उस पर कब्जा किया गया था, एंड दे वर ट्रीटेड सस्पिशन, और उन पर ज़्यादा नज़रें रखी गई थी, ठीक है। तो उन पर शक अब होने लगा किन अंग्रेज लोगों को रिगार्डिंग द मुस्लिम्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस होल लेक्चर, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर एंड द रिवोल्ट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए थे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू विल डू सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो उसके बाद, उस एमसीक्यू क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन सी रीजन्स बने, नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ, वो सभी हम उसी वीडियो में देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ you will share the video with your friends and also don't forget to subscribe.